माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आशा है अच्छे ही होंगे। नव वर्ष के हर्ष के साथ मॉडर्न स्टडी सेंटर के हिंदी भाग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। नव वर्ष की मंगल कामना के साथ आप अपने हिंदी शिक्षक जनार्दन चौधरी के साथ दिगंत भाग 2 का अत्यंत महत्वपूर्ण काव्य से संबंधित पाठ अधिनायक पर आज व्याख्यान सुनेंगे। तो अब आप सीधे तौर पर पाठ शुरू करें, क्योंकि गपशप में समय खर्च करना उतना बढ़िया नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखना है कि बोर्ड के द्वारा बराबर विकल्प बढ़ाने की बात की जाती है। बोर्ड के द्वारा कहने का मतलब बिहार बोर्ड के द्वारा। बिहार बोर्ड के द्वारा बराबर विकल्प बढ़ाने उलट पुलट करने की बात है। आप लोगों को ध्यान रखना है, विकल्प के तौर पर यहाँ जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे वो पुराने हिसाब से, लेकिन उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी देगा, आप सही में चुनाव करेंगे। मान लेते हैं कि 4 के बदले 6 ही दे दे, तो क्या हर्ज है? सही जो चुनाव होगा वो आप करेंगे। या फिर विषयनिष्ठ में प्रश्न 5 के बदले 10 दे दे, तो क्या अंतर पड़ता है? प्रश्न की संख्या तो उतनी ही रहेगी, यानी आपको प्रश्न लिखना जितना है वह पुराने हिसाब से ही। विकल्प के तौर पर जैसे 2 नंबर का जो प्रश्न होता है विषयनिष्ठ में लघुत्तरीय, वो अभी 5 देना है उत्तर, 10 पूछा जाता है। 10 के बदले 15 दे दे तो 20 दे दे, चाहे जितना भी दे दे, आपको लिखना तो 5 ही है। अतः आप ध्यान रखें कि पुराने हिसाब में जो पाठ्यक्रम है उन पाठ्यक्रमों को ध्यान में रखें। नया जो परिवर्तित होता है उसको आप ध्यान से देखते रहेंगे, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है तो उसको नज़रअंदाज करना है। तो अब हम पाठ शुरू कर रहे हैं। आज का पाठ है कविता में अधिनायक। अभी आप देख रहे हैं जिसके कवि का नाम रघुवीर सहाय। पाठ शुरू करने से पहले कवि के जीवन वृत्त पर हम बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। रघुवीर सहाय जो प्रयोगवादी कवि माने गए हैं, प्रयोगवाद के दूसरे सप्तक के कवि हैं। प्रयोगवाद के दूसरे सप्तक, ध्यान रहे, प्रयोगवाद हिंदी साहित्य का जो एक बाद, छायावाद, प्रगतिवाद और तब प्रयोगवाद, अर्थात 40-45 से लेकर 60 तक हिंदी में जो कविता धारा चली उसका नाम प्रयोगवाद है। उस बाद में एक पत्रिका निकलती थी जिसका नाम है तार सप्तक। कई बार वो पत्रिका निकली, हर एक बार में 7-7 कवियों की रचनाओं का संकलन प्रकाशित किया जाता था। तो यहां पर रघुवीर सहाय जो हैं वे दूसरे सप्तक के कवि हैं। संयोग ऐसा है कि आपने मुक्तिबोध को पढ़ा, वे भी प्रयोगवादी कवि और वह भी दूसरे ही सप्तक के कवि हैं। तो आप रघुवीर सहाय को देख रहे हैं, प्रयोगवाद के दूसरे सप्तक के कवि हुए, यानी प्रयोगवाद के कवि हुए। अब इनके जन्म को देख लीजिए। 9 दिसंबर 1929 ईस्वी, लखनऊ उत्तर प्रदेश, और इनका निधन 30 दिसंबर 1990 दिल्ली में, दिल्ली एम्स में इनका निधन हो गया था। इनके पिता हरदेव सहाय जो एक बड़े कुशल, ईमानदार, अध्ययनशील शिक्षक थे। इन्होंने अंग्रेजी से एमए किया लखनऊ विश्वविद्यालय से। लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया और तब वृत्ति के क्षेत्र में आ गए।
वृत्ति के क्षेत्र में इन्होंने पत्रकारिता से अपना कैरियर आरंभ किया, अपना जीवन आरंभ किया। पत्रकारिता में लखनऊ से ही प्रकाशित एक पत्रिका थी नवजीवन, जिसका आरंभ इन्होंने किया। फिर ये आकाशवाणी दिल्ली के समाचार विभाग में कार्यरत हुए। आकाशवाणी दिल्ली के समाचार विभाग में इन्होंने काम किया और तब दिल्ली से ही प्रकाशित नव भारत टाइम्स में विशेष संवाददाता के रूप में योगदान दिया और 1979 से लेकर 1982 तक दिनमान समाचार जो साप्ताहिक था उसके प्रधान संपादक के रूप में इन्होंने काम किया। सम्मान इनको दिया गया कोई साधारण सम्मान नहीं, साहित्य अकादमी का सम्मान दिया गया। साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है साहित्य अकादमी का सम्मान। यह सम्मान दिया गया उनकी एक कविता पुस्तक लोग भूल गए हैं के लिए, लोग भूल गए हैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया। अब विशेष अभिरुचि की बात करेंगे तो इनको विशेष अभिरुचि थी संगीत सुनना और फिल्म देखना, ये दोनों के इनको बड़ी अभिरुचि थी। अब आगे हम देखते हैं गतिविधि। अपनी और समकालीन कवियों की कविता के वाचन के लिए इन्होंने एक संस्था का निर्माण किया, जिस संस्था का नाम था कौमुदी। अपनी और समकालीन कविता के वाचन के लिए कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना की और उसका संचालन भी किया। यह बड़ी बात अपने आप में। और इनका बाद, जैसे हर कवि का कोई न कोई बाद होता है, खासकर 60 से पहले के जो कवि हुए उनका कोई न कोई बाद रहा। बाद 60 के बाद 65 के बाद जो कवि हुए वे बाद मुक्त काल के कवि कहलाए। तो ये सब तो 60 से पहले के कवि हुए। ऐसी परिस्थिति में इनका बाद या काल, काल हो या बाद हो, दोनों को एक ही मानना है। काल पूछा जाता है तब भी, बाद पूछा जाता है तब भी, उसका उत्तर होगा प्रयोगवाद। अब रचना में देखिए, इन्होंने काव्य की भी रचना की और गद्य की भी रचना की। गद्य में निबंध भी है, कथा भी है। तो इस तरह आपने देखा कि गद्य और काव्य दोनों में इन्होंने रचनाएं की। काव्य में आप देखें, सबसे पहले आप लोगों को बता ही दिया गया कि ये दूसरे सप्तक के कवि हुए और फिर सीढ़ियों पर धूप में इनकी बड़ी महत्वपूर्ण काव्य संकलन है, बड़ी महत्वपूर्ण। इसके बाद आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पते कुछ चिट्ठियां, ये सब इनकी काव्य पुस्तकें हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कॉमा गलती से छप गया है, पूरा होना चाहिए। हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये पूर्ण नाम हो जाएगा। और कथा संग्रह में आप देखेंगे रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं, ये दोनों इनका कथा संग्रह है। एक किताब का नाम हुआ रास्ता इधर से है और दूसरी किताब का नाम हुआ जो आदमी हम बना रहे हैं। ये नाम कुछ अपने ढंग का है, परंपरागत नाम शैली से हटकर इन लोगों ने, खासकर प्रयोगवादी दौर के कवियों ने, नए नए ढंग से अपनी रचनाओं का नामकरण किया है। इसीलिए आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अब निबंध संग्रह में देखिए, दिल्ली मेरा परदेश लिखने का कारण, उबे हुए सुखी, वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे, यथार्थ यथास्थिति नहीं, आदि इनके निबंध संग्रह हैं। और इनकी संपूर्ण रचनावली को, यानी रघुवीर सहाय रचनावली 6 खंडों में प्रकाशित है।
और वह सब राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित है। आप यहाँ देख रहे हैं संपूर्ण रचनावली 6 खंडों में राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित है। अब हम आगे दिखा रहे हैं यह अधिनायक कविता, अभी जो आप अधिनायक कविता पढ़ रहे हैं वह कविता उनकी बड़ी महत्वपूर्ण रचना आत्महत्या के विरुद्ध कविता संग्रह से उद्धृत है। अब हम अधिनायक कविता का भावार्थ कहें या सारांश कहें या फिर आलोचनात्मक व्याख्या कहें, तीनों में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर होगा, यानी वह सारांश ही होगा। अब आगे देखें इसका उत्तर। इसमें आप संक्षेप में यह जान लें कि आजादी के बाद हमारे देश में जो प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था कायम हुई वह नाम के लिए प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था है, वास्तविक में आज भी आजादी के बाद भी, आज भी कहने का मतलब आजादी के बहुत दिनों बाद भी हमारे देश में नाम का ही सिर्फ प्रजातंत्र है, वास्तव में तो राजतंत्रीय व्यवस्था है, अधिनायकवाद है, तानाशाही व्यवस्था है। ये जनता के प्रतिनिधि जनता की सेवा करने के बदले जनता से ही सेवा करवाने का काम करते हैं। ये बड़े दबंग हैं, महाबली हैं, पुलिस अदालत इनके कब्जे में है, ये जिसको जो चाहेंगे कर देंगे। भारत का वास्तविक भाग्य विधाता तो यही महाबली दबंग दुराचारी नेता बने हुए हैं। इनके यशोगान में लाचार बेबस जनता लगी रहती है। इस तरह आज़ादी के बाद प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जी रहे लोगों के जीवन को इस कविता के माध्यम से व्यक्त किया गया है। अर्थात आज के प्रजातंत्र पर कवि ने बड़ा तीखा व्यंग किया है कि हम तो कहते हैं हम प्रजातंत्र में हैं, लेकिन सच तो यह है कि हम आज गुलामी से भी बदतर जीवन जी रहे हैं। इसी को हमने यहाँ पर लेखन के रूप में व्यवस्थित रूप से उतारने का प्रयास किया है। प्रयोगवादी कवि रघुवीर सहाय रचित अधिनायक शीर्षक कविता उनके काव्य संग्रह आत्महत्या के विरुद्ध से उद्धृत है, जिसमें कवि ने स्वतंत्रोत्तर भारत की शोषणात्मक शासन नीति पर तीखा व्यंग किया है। इस व्यंग में हास्य नहीं, आजादी के बाद सत्ताधारी वर्ग के प्रति रोषपूर्ण तिक्त कटाक्ष है। यह सरकार पूर्णतः पूंजीपतियों का गुलाम बन गई है, उसी के इशारे पर चलती है। गरीबों को कोई देखने वाला नहीं है, सब के सब गरीबों का ही शोषण करते हैं। वे आज़ाद देश के वासी होकर भी गुलाम का जीवन जीने को मजबूर हैं। कविता में वर्णित हरिचरणा आम आदमी का प्रतिनिधि, आम आदमी का प्रतीक है। वह एक गरीब छात्र है, सिर्फ औपचारिक रूप में स्कूल में पढ़ता है। जैसे अभी आप देखते होंगे बहुत सारे गरीब बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ खिचड़ी के लिए, भोजन के लिए विद्यालय जाते हैं। भोजन लेने के बाद, खाने के बाद वे घर चले आते हैं। तो जिस तरह आज के दौर में कुछ औपचारिक व सरकारी विद्यालय में जाते हैं कुछ लोभ के कारण, इसी तरह हर चरना भी है जो औपचारिक रूप से विद्यालय जाता है, पढ़ने से उसका बहुत दरकार नहीं है। वह दीनहीन, लाचार, बेबस, गरीब का बेटा है। औपचारिक रूप में स्कूल में पढ़ता है। राष्ट्रीय त्योहार में वह फट्टा सुथरना पहने राष्ट्रगान गाता है, झंडा फहराया जाता है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था कायम होने पर भी वह बार बार अधिनायक का गुणगान करता है, तानाशाह का गुणगान करता है। वास्तव में भारत का आम आदमी अधिनायक से मुक्त नहीं हुआ है। वह अंग्रेज से मुक्त होकर भी स्वदेशी सत्ताधारी शोषकों का गुलाम है।
सत्ताधारी राजसी ठाट बाट पूरे रोब दाब के साथ रहते हैं। वे आम जनता से समय समय पर गुणगान करवाते हैं। आम जनता डर के कारण उनका गुणगान करती है, क्योंकि सोचती है कि गुणगान नहीं करेंगे तो हमारी सुरक्षा नहीं होगी। अपनी सुरक्षा के लिए वे उन दुराचारी नेता मंत्रियों का गुणगान करने को मजबूर हैं। नए जीवन मूल्य के अनुकूल नवीन काव्य भाषा, प्रतीक, शिल्प, संवेदना आदि का प्रयोग करना ही प्रयोगवाद है। प्रयोगवाद हमेशा नए नए समय के साथ बदलते उपमानों का प्रयोग किया है, नई शैली का प्रयोग किया है, नई दृष्टि का प्रयोग किया है। इसी कारण तो उसका नाम प्रयोगवाद पड़ा। प्रस्तुत कविता में ये सारे तत्व दिखाई पड़ते हैं। या अनुभूति की सच्चाई एक नए रूप में उभर कर सामने आई है। यथार्थ की अभिव्यक्ति उनके काव्य का आधार रहा है। शोषण दोहन के प्रति कवि हमेशा सजग सचेत दिखाई पड़ते हैं। आम जनता से सीधा सरोकार रखने वाली इनकी कविता है। नाटकीयता उनके काव्य की अन्यतम विशेषता है। उनकी भाषा में ऐसी सपाट बयानी है जो व्यक्ति के हृदय पर सीधे चोट करती है। वे हर स्तर के शोषकों का चेहरा बेनकाब करना चाहते हैं। पूंजीवादी संस्कृति ही सारे शोषणों के मूल में है। निष्कर्षतः प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रयोगवादी शिल्प के आधार पर सत्ताधारी शोषकों पर बेरोच व्यंग किया है। इस तरह आपने देख लिया कि किस तरह कवि ने भारत भाग्य विधाता जो अधिनायक बना हुआ है उस पर व्यंग किया है। जो दीनहीन गरीब उस अधिनायक का गुणगान करता है, उसे भाग्य विधाता समझता है, उसकी लाचारी, उसकी बेबसी को सामने रखने का प्रयास किया है। अर्थात प्रजातंत्र में राजतंत्र को दिखाने का प्रयास किया, वही उसका मूल व्यंग है। अब हम सप्रसंग व्याख्या पर बात करते हैं, यानी व्याख्या शुरू करते हैं। राष्ट्रगीत में भला कौन हुआ, भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। हर चरना के विषय में आपने जान लिया कि वह एक गरीब घर का छात्र है जो सरकारी स्कूल में औपचारिकता वश जाता है। वह बहुत जीर्ण शीर्ण कपड़ा पहने हुए है, वह बड़ा जीर्ण शीर्ण वेश में रहता है, गरीब आदमी है, दीनहीन लाचार है। अब इसी को आप व्याख्या के तकनीक के आधार पर लिखेंगे। व्याख्या के तकनीक का मतलब हुआ व्याख्या की शैली में जैसे लिखा जाता है उस तरह आप लिखेंगे। प्रस्तुत काव्यांश प्रयोगवादी कवि रघुवीर सहाय रचित अधिनायक शीर्षक कविता से उद्धृत है, जिसमें कवि ने फटा सुथन्ना पहने दीनहीन चरना जैसे आम आदमी द्वारा राष्ट्रगान के अधिनायक के गुणगान का चित्रण किया है। आज़ादी के कई दशक बीत जाने के बाद भी यह हरचरना जैसा आम आदमी देश के नेता मंत्रियों को ही राष्ट्रगीत का अधिनायक मानता है, उसके गुणगान में लगा हुआ है। यह अधिनायक ही देश के आम नागरिकों का भाग्य विधाता बने हुए हैं। इस प्रकार इसमें आज़ादी के बाद के सत्ताधारी वर्ग के प्रति रोषपूर्ण तिक्त व्यंग्य है। आज़ादी के बहुत दिन बीत जाने के बाद भी आम नागरिकों की स्थिति दयनीय बनी हुई है। राष्ट्रीय पर्व में तिरंगा फहराने के क्रम में हरचरना जैसा गरीब आदमी वही राष्ट्रगान गाता है जिसमें प्रजातांत्रिक व्यवस्था में भी राजतंत्रीय संस्कृति है। देश के नेता मंत्री राजा की तरह अपना गुणगान करवाते हैं। इस तरह आपने देख लिया कि ये भाग्य विधाता बनकर, अधिनायक बनकर कैसे जनता से गुणगान करवाते हैं। यह प्रजातंत्र में राजतंत्र का रूप है। देश आज़ाद होकर भी आज गुलाम बना हुआ है इन नेता मंत्रियों का।
अब आगे है, मखमल टमटम बल्लम तुरही पगड़ी छत्र चबर के साथ तोप छुराकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। यह दूसरी व्याख्या है। इसमें भी कवि ने वही राजसी ठाठ बाट का वर्णन किया है, नेता मंत्रियों का। ये नेता मंत्री मखमली टमटम पर चलते हैं, उस टमटम के आगे बल्लम बरछी रहती है, तुरही बजती रहती है, पगड़ी छत्र चबर के साथ उनके ऊपर पगड़ी रहती है, उनके ऊपर छत्र लगा रहता है, उनको सेवक चवर डुलाते रहते हैं। राष्ट्रीय धुन के साथ ढोल बजाकर, राष्ट्रीय गान के साथ, राष्ट्रीय धुन के साथ कई तोपों की सलामी दी जाती है उन्हें। यह जय जय कराने का काम करता। इस तरह आपने देख लिया, आपने देखा कि आज जो नेता मंत्री हैं वे जब निकलते हैं तो उनके पीछे गाड़ियों का काफिला लगा रहता है, लोग जय जयकार करते उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं, जबकि जानते हैं कि ये व्यक्ति दुराचारी है, यह व्यक्ति शोषक है, यह व्यक्ति जनता की सेवा करने के बदले सेवा कराने का काम कर रहा है, फिर भी उसकी सेवा में लगे हुए हैं, उसका जय जयकार करने में। तो इस तरह आपने देख लिया कि इसमें कवि ने राजसी ठाठ बाट का वर्णन किया है इन नेता मंत्रियों का, कि राजा के तरह ये कैसे राजसी ठाठ बाट से निकलते हैं। मखमल टमटम बलहम तुरी पगड़ी छत्र चबर के साथ तोप छुराकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। अब इसी को व्याख्या के ढंग से लिखा गया है। प्रस्तुत काव्यांश प्रयोगवादी कवि रघुवीर सहाय रचित अधिनायक शीर्षक कविता से उद्धृत है, जिसमें कवि ने आज़ादी के बाद भी गुलामी की संस्कृति पर व्यंग किया है। आज प्रजातंत्र में राजतंत्रीय ठाठ दिखाई पड़ता है, नेता मंत्री राजसी काफिलों में निकलते हैं, चारण सैनिक के साथ ये राजसी रथ पर निकलते हैं, इन्हें राष्ट्रीय धुन के साथ तोप की सलामी दी जाती है, लोग इनका जय जयकार करते हैं। इस प्रकार कवि ने वर्तमान प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर बड़ा तीखा व्यंग किया है कि यह प्रजा किस काम का है। आगे है, पूरा पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। अब यहां पर आप देख रहे हैं, पूरा पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल। पूरा पश्चिम का मतलब पूरा पश्चिम दिशा ही नहीं, बल्कि आप इसको कहें चारों दिशाओं से, हर ओर से ये गरीब दीनहीन व्यक्ति, हर चरना जैसा व्यक्ति, नरकंकाल जैसा व्यक्ति, जिसको पेट में न भोजन है न तन पर कपड़ा है, शरीर पर सिर्फ हड्डियां दिखाई पड़ती है, नरकंकाल के तरह शरीर के पर मांस नहीं है, इतना वह कुपोषण का शिकार बना हुआ है। ऐसा व्यक्ति सिंहासन पर बैठे हुए अपने नेता मंत्रियों को तमगा लगाने का काम करता है, मेडल देने का काम करता है, पदवियां और उपाधियां देने का काम करता है। उनके तग में कौन लगाता है? यही तो ये गरीब आदमी है, लगाता है, चुनाव में चुनाव जिताकर भेजता है, और ये राजसी ठाठ बाट के साथ जीवन जीते हैं। इसको हमने व्याख्या के तकनीक के आधार पर सामने रखा है। प्रस्तुत काव्यांश रघुवीर सहाय रचित अधिनायक शीर्षक कविता से उद्धृत है, जिसमें शोषित पीड़ित दीनहीन व्यक्ति के द्वारा सत्ताधारियों के यशोगान किए जाने पर व्यंग किया गया है। आज लोकतांत्रिक व्यवस्था है, फिर भी राजतांत्रिक तानाशाही कायम है। गरीब भूखी जनता अपने नेता का गुणगान करने को मजबूर है। इस प्रकार कवि ने आज के समाज में फैली कुव्यवस्था तथा पूंजीवादी जनतांत्रिक प्रणाली पर तीखा प्रहार किया है। आज हमारा जो प्रजातंत्र है, हमारी जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, सिर्फ नाम की है,
वास्तव में हम आज़ाद होकर भी गुलाम का जीवन जी रहे हैं। हमारे देश में हर चरना जैसा व्यक्ति गुलामी का जीवन जीने के लिए मजबूर है। इसी तरह पर व्यंग किया गया है। कौन कौन है वह जनगण मन, अधिनायक वह महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका, बाजा रोज बजाता है। यह व्यक्ति जानता है कि हमारा नेता दुराचारी है, यह हमारा नेता शोषक है, लेकिन पुलिस अदालत तो उसी के मातहत है। वह जो चाहेगा वही कर सकता है। वह भारत विधाता है। इस कारण डरा हुआ है कि हम यदि उसकी नज़र पर चढ़ गए तो वैसी परिस्थिति में हमारी खैर नहीं है। हमें सरकारी लाभ तो नहीं मिल पाएगा, ऊपर से जेल भी भोगना पड़ सकता है। इसीलिए उस दुराचारी को भी जयगान करने के लिए मजबूर हैं। ये बेमन उसका जयगान करते हैं। डरा हुआ है यह व्यक्ति, भीतर से डरा हुआ है, ऊपर से बेमन है, लेकिन बेमन होने के बाद भी उसका जय जयकार करता है। इसलिए कि जय जयकार नहीं करेंगे तो यह नेता खुश नहीं रह पाएगा, और फिर खुश नहीं रहेगा तो हमें खैर नहीं। अर्थात आत्मरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए ये दीनहीन कमजोर वर्ग के नागरिक इन्हें जय जयकार करता है। इसी को यहाँ पर दिया गया है। प्रस्तुत काव्यांश प्रयोगवादी कवि रघुवीर सहाय रचित अधिनायक शीर्षक कविता से उद्धृत है, जिसमें कवि ने भारत की प्रजातांत्रिक प्रणाली में राजतंत्रीय व्यवस्था पर तीखा व्यंग किया है। ये नेता मंत्री जनता की सेवा करने के बदले अधिनायक बने हुए हैं। ये इतने दबंग हैं कि डर के मारे आम नागरिक बेमन इनका जयगान करते हैं। ये आम नागरिक जानते हैं कि ये नेता इनका अधिनायक नहीं खलनायक हैं। ये जान रहे हैं कि ये मेरा अधिनायक नहीं है, मेरा खलनायक है, मेरे देश का नाश करने वाला है, मेरा नाश करने वाला है। इनके प्रति उनके मन में कोई श्रद्धा नहीं है, फिर भी डर के मारे ये जयगान करते हैं। इन्हें डर है कि पुलिस अदालत तो इन्हीं के इशारे पर चलती है। इनका जयगान नहीं करेंगे तो ये जीना मुश्किल कर देंगे। इस तरह आपने देख लिया कि अधिनायक कविता में कवि ने आज की प्रजातांत्रिक व्यवस्था में आम नागरिकों के शोषण दोहन पर तीखा व्यंग किया है। आज हमारे देश में जो प्रजातंत्र है वह नाम का प्रजातंत्र है। हमारे नेता मंत्री चोर लुटेरे डाकू बदमाश दुराचारी किस्म के हैं। वे चुनाव जीत कर चले जाते हैं, हमारे देश का भाग्य विधाता बन जाते हैं, कानून निर्माता बन जाते हैं। हमारी रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी उन पर हो जाती है। डर के कारण हम उनका जयगान करने को मजबूर है। मन नहीं करता है, बेमन है, श्रद्धा नहीं है उसके प्रति, फिर भी हम लाचारी में उनका जयगान करते हैं। इस तरह आपका यह पाठ आपका समाप्त हुआ। पाठ सुनने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर आप लोगों को वर्ष के हर्ष के लिए मंगल कामना देते हैं। फिर मिलेंगे दूसरे पाठ में, दूसरे अध्याय में, दूसरे व्याख्यान में। धन्यवाद।